हेलो दोस्तों, में आज आपको सुनाऊंगा कहानी। रात के 2 बजे थे, लेकिन कमरे की बत्ती जली हुई थी। मुंह से चादर हटाकर मैंने देखा तो अवाक रह गया। शाबान रो रहा था। मैंने उठकर घड़ी एक बार फिर देखी और उसके नजदीक पहुंच गया। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था। देख भी रहा हो तो यह जान पाना बहुत मुश्किल था कि वह कहाँ देख रहा है, क्योंकि पानी के 2 बड़े मोती उसकी आंखों पर जड़े थे। दबड़बाई आंखों के पार्श्व से जैसे अदृश्य सिसकियों का नाद बज रहा था। मैंने करीब पहुंचकर हाथ उसके कंधे पर रखा, किंतु उसने मेरा हाथ झटक दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मुंह भी दूसरी ओर फेर लिया। मैंने हाथ की अंगुलियां उसके बालों में फिराई, लेकिन इससे भी मेरे और उसके बीच आत्मीयता के समझौते परवान चढ़ते नहीं दिखाई दिए। आज शाम से ही उसकी आंखों में जो बेगानापन मेरे लिए उगा था, वह मुझे आहत किए हुए था। समय का अंतराल भी उस पर बेअसर सिद्ध हो रहा था। मेरे और उसके रिश्ते की फसल जैसे कोई हमसे छिपाकर काट ले गया था और हमें भनक तक नहीं हो पाई। मैंने पैरों में चप्पल डाली और दरवाजा खोलकर उसके लिए पीने का पानी लेने बाहर चला गया। मैं लौटा तो शाबान कुर्सी पर बैठा हुआ ही नीचे की ओर झुका हुआ था। वह अपने सामान में जैसे कुछ ढूंढ रहा था। देखते ही देखते उसने अपने बाहर फैले बिखरे कपड़े तहाकर सूटकेस में रखने शुरू किए और झटपट तैयार होने लगा। रात को 2 बजे उसे मुस्तैदी से कपड़े बदलकर तैयार होते हुए देखता तो मैं रहा, किंतु यह मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बोला जाए। लेकिन जब जूते पहनकर उसने सूटकेस हाथ में उठाया तो मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? वापस लौट रहा हूँ। वह उसी उदासीनता से बोला, क्यों? आपको मालूम है? मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछता क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम जानते हो कि जो कुछ तुम पिछले 2-3 घंटों से कर रहे हो, उससे मुझे कितना कष्ट हो रहा है? मेरा कष्ट कौन देख रहा है? तो तुम दूसरों का बदला मुझसे लोगे? दूसरे आपके नजदीक जो हो गए हैं। इस बार उसने मेरी ओर देखा भी। शायद उसे लगा होगा कि वह कोई बहुत छुट्टी बात कर रहा है जो जरूर मुझे पहुंचेगी। इसी से वह अपनी बात की प्रतिक्रिया मेरे चेहरे पर देखने की लालसा को दबा नहीं पाया। देखो शाबान, तुम यह सूटकेस यहाँ रख दो, पानी पियो, मुंह धोकर मेरे पास बैठो और नए सिरे से सारी बात पर फिर से सोचो। फिर भी यदि तुम्हें लगे कि मैंने कोई अपराध किया है तो इस बेल्ट से पूरी ताकत लगाकर मुझे घायल कर देना। कहते हुए मैंने सामने दीवार पर टंगी चमड़े की बेल्ट उतारकर शाबान की ओर बढ़ाई। उसने एक बार बेल्ट की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखता हुआ वापस लौटा। सूटकेस उसने नीचे रख दिया। वह थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, क्योंकि अब वह कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा था। मैं आश्वस्त होकर बिस्तर में चला गया। उसने अपनी कमीज उतारकर पास की खमोटी पर टांगी और मेरे करीब आकर बैठ गया। अब जब उसने अपने हाथ मेरे घुटनों पर रखे तो मैंने महसूस किया कि उसकी हथेलियों की गर्मी लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर जमी बर्फ पिघलने लगी थी। वह मेरे पैरों के करीब अधलेटा हो गया और उसने अपना सिर मेरे घुटनों पर रख दिया। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला। मैं भी न जाने किस उधेड़बुन में वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने मुंह खोला, बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नाहक आपको परेशान किया। उसके ऐसा कहते ही मानो जैसे कोई स्टिल दृश्य फिर से चलने फिरने लगा। किसी तनाव की अदृश्य सी डोर से बंधा हुआ सारा असबाब खुल बिखर कर फैल गया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और समझाने के स्वर में बोला, देखो, सिर्फ 3 घंटे की बात है, आराम से सो जाओ। मैं तो पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि सुबह होते ही मैं स्वयं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। मेरी आशा के विपरीत वह चौंक कर उठ बैठा। उसने झटके से मेरा हाथ अपनी पीठ से हटा दिया और चेहरे पर अजीब अविश्वास का सा भाव लाते हुए बोला, इसका मतलब आपको वह जगह मालूम है? मैं सकपटाया, लेकिन तुरंत ही संभलते हुए मैंने कहा, वह मुझे निश्चित जगह पर मिलेगा सुबह। आपको इस समय नहीं पता कि वह कहाँ है? बिल्कुल नहीं। उसका फोन नंबर भी नहीं है आपके पास? मैंने कहा, ना, नहीं है।
सुबह वह खुद हमसे मिलने वहाँ आएगा और तब हम अपने ही साथ उसे ले आएंगे। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? सारी शाम आप उसके साथ थे और आपने उससे पूछा तक नहीं कि रात को वह कहाँ रहेगा। फिर वही बात, अब मैं थोड़ा झल्लाने लगा था। बोला, तुम बच्चों जैसी जिद क्यों पकड़े हुए हो? मुझ पर यकीन करो, जो कुछ हमने किया है वह वही था जो जरूरी था। यदि इस स्थिति में हमारी जगह तुम भी होते तो वही करते जो हमने किया है। मैंने अनजाने में ही मैं की जगह हम का इस्तेमाल किया था और इस भूल का जो बिंब मुझे उसकी आंखों में दिखाई दिया वह बड़ा कंटीला था। उससे अनजाने ही रात के वे बारीक तंतु कट गए जो रात को बीतने से रोके हुए थे। वह कपड़े बदलकर बत्ती बुझाकर मेरे पास आ लेटा और अंधेरे में मेरे दिमाग के उजाले और ज्यादा साफ हो गए। वह तो तुरंत सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत देर तक जागता रहा, सारी बात पर फिर से सोचता रहा। घटना के तालाब में अपनी परछाई फिर से मैंने देखी। शाबान को मेरे पास आए 15 दिन हो चुके थे। ये 15 दिन उसने किस तरह बिताए यह मैं ही जानता था। मैं तो सवेरे 9 बजे घर से निकल जाता था। जब तक मैं निकलता तब तक वह बिस्तर में ही होता था और इस तरह होता था कि जैसे वह बस बिस्तर के लिए ही बना हो। मुझे लगता कि शाम को जब मैं घर वापस आऊंगा तब यह इसी तरह बिस्तर पर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब मैं लौटता तो कमरे की काया पलट मिलती। हर चीज साफ सुथरी करीने से रखी हुई। हल्के फुल्के रंग बिरंगे कपड़ों में मेरी मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ शाबान। रसोई में चाय के बर्तनों की खनक और ताजा खुले टीवी की आवाज। घर में मेरे घुसते ही वह फुर्ती से उठ खड़ा होता और पूछता, क्या हुआ? कोई खबर मिली? नहीं। मेरे कहते ही वह जैसे किसी सन्यासी सा वितरागी हो जाता। वापस टीवी के सामने जा बैठता और मेरे चाय के कप को मेरी ओर बढ़ाकर चाय पीने लग जाता। काफी देर तक हम दोनों के बीच चुप्पी रहती। फिर दिन की किसी घटना से मैं ही बात की शुरुआत करता। वह बातों में डूबता जरूर था, लेकिन बीच बीच में उसकी आंखों में ऐसा खालीपन उतर आता कि मैं अजीब सी संवेदना से भर जाता। जैसे तालाब में तैरती अटखेलिया करती बत्तख पानी को झटकार कर अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालती है और उसकी गर्दन जब बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल सूखी होती है। ठीक उसी तरह शाबान भी मेरी बातों के बीच से कभी कभी असंप्रज्ञ सा होकर आंखें ऊपर उठाता था। मैं परेशान हो जाता था। मैं स्वयं अखबारों या समाचारों की बातें करते समय खाड़ी युद्ध के किसी भी जिक्र से बचने की कोशिश करता, किंतु शाबान यह भी ताड़ जाता कि मैं क्या न कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उघड़ जाता। शाबान जेद्दाह में काम कर रहे अपने छोटे भाई अरमान को लेकर चिंतित था। अरमान 2-3 साल पहले एक अस्पताल की नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया था। अरमान का करार शुरू में 3 साल के लिए था, लेकिन वह शुरू से ही इस तबीयत का था कि उसकी इच्छा बाहर के किसी देश में बस जाने की थी। वह बात करते समय भारत का इस्तेमाल अपने देश की जगह एक देश के रूप में ही किया करता था। लेकिन अरमान बहुत जिंदा दिल आदमी था। आदमी क्या, बल्कि आदमी बनने की प्रक्रिया में एक नवयुवक ही था, जिसके विचार कच्चे नहीं बल्कि सौंधे थे। वह जब यहाँ आता तो वहाँ की बहुत सी बातें मुझे बताता और जब चला जाता तो बहुत याद आता था। असल में वह इस तरह का लड़का था कि जिससे बातें करते समय आदमी के लिए विचारों का उतना महत्व नहीं रहता जितना स्नेह संबंधों का। ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने डकैत बनकर भी आए तो आप डरते खींचते नहीं हैं, बल्कि डकैत जीवन की विडंबनाएं संवेदनाएं आपके सामने उजागर हो जाती हैं। आप उन विवशताओं पर सोचने लगते हैं जिनके चलते कोई व्यक्ति डकैत बन जाता है। यही अरमान अब हिंदुस्तान आने वाला था। आज से लगभग 1 महीने पहले उसका फोन मेरे पास आया था कि वह अगले महीने भारत आ रहा है, पर आने की सही तारीख उसने सूचित नहीं की थी। कहा था कि वह फोन करके अपने आने की तारीख और जहाज का वक्त बाद में बताएगा। यही खबर मैंने खत के जरिए शाबान को दी थी और उसे लिख दिया था कि अरमान को बम्बई में ही लेने के लिए वह यहाँ आ जाए। थोड़े दिन हम लोग साथ साथ रहेंगे, फिर उसे लेकर वापस गांव लौट जाने की बात थी। शाबान पिछले 15 दिन से यहाँ था। शाबान की खासियत यह थी कि वह जब जिस काम में होता था तब बस उसी काम में होता था।
यही कारण था कि पिछले दिनों वह केवल अरमान के इंतजार में था। वह हर शाम जब अगली सुबह के लिए नाश्ता व साग भाजी लेने जाता तो यही सोचकर सामान लाता था कि अगली सुबह अरमान भी हमारे साथ होगा। यहाँ तक कि पिछले इतवार को तो उसने अरमान के लिए खाना तक बनवा कर रख लिया था। वह खाना फिर शाम को मेरे नौकर के काम आया। अरमान ने खत में लिख दिया था कि वह अपने आने की सूचना अपनी फ्लाइट तय होते ही अवश्य दे देगा। उसका फोन मेरे दफ्तर में ही आया था। सऊदी अरब से आने वाले उस फोन के बाबत मेरे साथी लोग भी जानते थे। इसी से बाहर से मेरे नाम पर आने वाले हर फोन को मुस्तैदी से सुनने के लिए उनमें भी उतावलापन होता था। खाड़ी युद्ध की हलचलों ने यहाँ भी सभी को उस शख्स से जोड़ दिया था जो ऐसे में स्वयं साक्षात सऊदी अरब से यहाँ आ रहा था। लेकिन न अरमान की खबर आती और न ही मैं घर लौटकर शाबान को खुश करने की अपनी कामना पूरी कर पाता। दिन भर के उसके इंतजार पर शाम को पानी फेरते हुए मैं भी अजीब तरलता में सन्न जाता था। इसी से रोज कहीं न कहीं घूमने का हमारा इरादा हो जाता और हम शाम को घर से बाहर बम्बई के किसी इलाके में निरुद्देश्य भटकने के लिए निकल पड़ते। अच्छी तरह घूम भटक कर हम लौटते, खाना खाते और दोनों ही इस बात पर चिंता करते रह जाते कि आखिर इस बार उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। प्राय वह समय की पाबंदी और कार्यक्रमों की नियमितताओं का पालन किया करता था। अक्सर एक खास उम्र के बाद भाइयों या भाई बहनों के बीच इस तरह का लगाव नहीं रह पाता। रह भी जाता हो तो वह दिखाई नहीं देता। दुनियादारी और रिश्तों की अन्य परतें उन्हें ढक लेती हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में दो बातें थी। एक तो यही कि अरमान अकेला प्रदेश में जा बसा था। दूसरी यह कि शाबान थोड़ा भावुक किस्म का भी था। उसकी निगाह में अरमान अभी भी उसका छोटा भाई ही था और शाबान मन से जब अपने को अभी तक बड़ा हुआ स्वीकार नहीं पाता था तो भला छोटे भाई को बड़ा हुआ कैसे मान लेता। इसके अलावा एक बात और थी, वह भी शाबान के लिए खासा महत्व रखती थी। पिछले दिनों शाबान के लिए बनारस की एक लड़की का रिश्ता आया था। लड़की के पिता बनारस में डॉक्टर थे। उनके 3 लड़कियां थी जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी। यह लड़की सबसे छोटी थी, बीए कर चुकी थी और अब घर में ही थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी। शाबान ने एक बार उसका एक फोटो मुझे भी दिखाया था। लड़की वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें इस तरह की थी कि उन्हें देखकर आप लड़की से कोई और बात न पूछ पाए और न बता पाए। तस्वीर तक में एक अजबसी कोमलता व्याप रही थी। लड़की की जैसे गंध तक तस्वीर में उतर आई हो। लेकिन शाबान के मन में न जाने क्या था। अपने पिता को उसने इस बार भी वही जवाब दिया जो पिछले सभी मामलों में वह अब तक देता आ रहा था। इस बार तो मैंने भी शाबान को समझाया था कि इससे अच्छी लड़की फिर तुझे नहीं मिलेगी। लेकिन शाबान की नजर में न जाने लड़की की अच्छाई की क्या परिभाषा थी। वह तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके पिता ने काफी कोशिश की उसे मनाने की। मुझे भी एक बार खत लिखा कि उसका मन टटोल कर देखा जाए। शाबान मेरा मित्र ही नहीं बल्कि मेरे लिए भाई जैसा था। हर तरह की बातचीत करता था। हम काफी खुले तौर पर बातचीत करते थे, पर बस यहाँ इसी मुद्दे पर हमारी राय अलग अलग रह जाती थी। वह कहता था कि फिलहाल अभी वह शादी करने की स्थिति में नहीं है, जबकि हालत यह थी कि उसके छोटे भाई अरमान तक के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। बनारस का यह रिश्ता एक रिश्तेदार के माध्यम से ही आया था और इस बार किसी को भी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता था कि इसे अस्वीकार किया जाए। लेकिन शाबान ने न जाने मन में क्या ठान रखी थी। मैंने शाबान से एक बार पूछा था कि यदि उसे इस रिश्ते से इनकार ही है तो वह लड़की का फोटो साथ में लिए क्यों घूम रहा है, और तब शाबान ने सारी बात बताई थी। लड़कियों के बारे में पत्थरों के ढेर सरीखे सख्त विचार रखने वाला शाबान भी यह मानता था कि इस लड़की को देखकर कोई भी लड़का शादी से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शाबान चाहता था कि इसका रिश्ता अरमान के लिए स्वीकार कर लिया जाए। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि वह अरमान के आने के बाद उसे लेकर बनारस जाएगा। और इसी के साथ इसका पहला पाठ यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।